आधुनिक काल में तो साइकोलॉजिस्ट के रूप में वैज्ञानिक मन को समझने का यत्न कर रहे हैं, न्यूरो साइंटिस्ट के रूप में। लेकिन ऐसा नहीं है कि मन को समझने का प्रयास दार्शनिकों के द्वारा, चिंतकों के द्वारा वे आज ही आरंभ हुआ है। अति प्राचीन काल से ही दार्शनिक सदैव समझने का यत्न करते आए हैं ह्यूमन माइंड को, मानव मन को। भले हम बात करते हैं एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स की, तो उनमें जैसे हिपोक्रेटिस ने अपनी ट्रीटीज देने का यत्न किया था ह्यूमन माइंड के बारे में। हिपोक्रेटिस का यह मानना था कि ह्यूमन माइंड की जो कार्यशैली है, ह्यूमन माइंड में जो बदलावट पैदा होती है, वह बदलावट पैदा होती है हमारी बॉडी फ्लूइड्स की फेरबदल से। क्योंकि एंशिएंट ग्रीस में इस बात को मानते थे कि जो हमारी बॉडी है उसमें फ्लूइड्स होते हैं, जिस तरह से ब्लड है, फ्लेजम है, ब्लैक बाइल है, येलो बाइल है। लेकिन यह हिपोक्रेटिस का एक तरह का अंदाजा था। ऐसा नहीं है कि वे एक डिस्कवरी के रूप में ह्यूमन माइंड को डिस्कवर कर पाए थे, लेकिन सिर्फ एक ऐसी वस्तु के बारे में अंदाजा, ऐसी वस्तु के बारे में अनुमान जिसे हमने देखा ना हो, जिसके बारे में हमारे पास असीधे तौर के ऊपर लक्षण उपस्थित हो। उन असीधे लक्षणों के माध्यम से ही हम उसके कैरेक्टर्स के बारे में कोई वर्णन करने का यत्न करें। हर मनुष्य हमारे मानव मन की कार्यशैली को भोगता है, जीवन भर भोगता है। उस ह्यूमन माइंड का स्रोत क्या है, उस ह्यूमन माइंड की कार्यशैली किस तरह की है, तो मात्र अनुमानों से ही, जिस तरह से दीवार के परे कोई वस्तु पड़ी हो, उसे हम दीवार के इस छोर पर खड़े होकर दीवार के साथ इधर से ही कान लगाकर सुनने का यत्न करें, प्रयास करें अनुमान लगाने का कि शायद वो वस्तु वहां पर पड़ी होगी। तो मात्र अनुमान के आधार के ऊपर प्राचीन यूनान में हिपोक्रेटिस से लेकर एरिस्टोटल तक, अरस्तु तक, मात्र अनुमानों के माध्यम से ही ह्यूमन माइंड को, मानव मन को समझने का यत्न किया जा रहा था।